Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. आज का जो पहला आर्टिकल है that is related to GS पेपर 3. इसको आप एनवायरमेंट साइंस दोनों टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं एंड हम बात करेंगे यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन की एंड फाइनेंसिस से लेके इसके चैलेंजेस की. तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इन डिटेल कि हाइड्रोजन बनती कैसे है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट कैन बी द पॉसिबल सोल्यूशन. फिर जो हमारी नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी आई थी, प्रोग्राम आया था, प्रोजेक्ट आया था, उसका क्या रोल है, क्या वहां पर गवर्नमेंट ने कमिट किया, एवरीथिंग लाइक दैट विल बी कवर्ड. Second article is related to Sri Lanka's president visit to India, where we have discussed about what are the major concern. हमने अपने concerns को कहीं ना कहीं बातचीत की है. हम इसमें थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे, करंट कंटेक्स्ट को समझेंगे एंड उसके अलावा क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या इसके आउटकम रहे. वी गोना डिस्कस अबाउट दैट. आज एनवायरमेंट में वी गोना टॉक अबाउट टू इंपॉर्टेंट टॉपिक. वन इज लानीना और इसके क्या पॉसिबल इम्पेक्ट हो सकते हैं इंडिया के क्लाइमेट पे, एंड सेकंड है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन. इसकी कॉप 16 की मीटिंग हुई थी रियाद में और रियाद की जो मीटिंग है ये टोटल एक फेल रही है. तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट. अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मेजर इंपॉर्टेंट इशू आया है. इस इशू में बात की जा रही है कि भाई क्या इस्लाम के अंदर या क्रिश्चियनिटी के अंदर रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि वहां पर आपकी अलग अलग कास्ट नहीं होती है. तो क्या वहां पर शेड्यूल कास्ट का जो या ओबीसीज का रिजर्वेशन है क्या एप्लीकेबल होगा या नहीं. वी गोना डिस्कस अबाउट दैट. लास्ट जो आर्टिकल है वो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के बारे में एंड यहां पर क्यों मेजर डिप देखने को मिल रहा है. 25 महीने के सबसे लो पे पहुंच गया है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट. उस प्रॉब्लम को हम समझने की कोशिश करेंगे. अब अगर आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपने करना कुछ नहीं है, आपने इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है. उसके बाद आप इस टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाएंगे जहां पर रेगुलर आपको अपडेट्स मिलेंगे इस पीडीएफ के. डाउनलोड करके आप इजीली अपनी रिवीजन यहां से कर सकते हैं. तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से, दैट इज अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन एंड फाइनेंसिंग चैलेंजेस. तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हाइड्रोजन को बनाने का मेथड जो होता है वो बहुत सिंपल है. सिंपल क्या है, आप एक इलेक्ट्रोलाइजर लेते हैं, इस इलेक्ट्रोलाइजर के अंदर वाटर फिल किया जाता है एंड दो रॉड्स को यहां पर डिप किया जाता है. अब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो एक रॉड पे हाइड्रोजन और दूसरी पे आपकी ऑक्सीजन यहां पर आ जाती है और इसे हाइड्रोजन को हम यूज कर लेते हैं. अब इस इलेक्ट्रिसिटी को हम अलग अलग सोर्सेज से लेके आते हैं. तो इसके बेसिस पे आप इस हाइड्रोजन को डिफरेंट टाइप से जानते हैं. मतलब एक्चुअल में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बनाने का जो प्रोसेस है एक ये है. आप अदरवाइज जैसे कुछ हाइड्रोजन बेस्ड कंपोनेंट्स और होते हैं, जैसे अमोनिया हो सकता है, मीथेन हो सकता है, आप वहां से भी जनरेट कर सकते हैं, बट ये सबसे कॉमनली यूज किया जाता है. अब इसमें अलग अलग कैटेगरीज टाइप में इसे किस तरह से डिवाइड करते हैं. अगर मान लीजिए आप स्टीम ऑफ मीथेन को यूज कर रहे हैं एज अ सोर्स, तो उस केस में इसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है. अब जब आप स्टीम को ही यूज कर रहे हैं बट आप कार्बन कैप्चरिंग कर रहे हैं, जहां पर आप कार्बन को एटमॉस्फेयर में इंट्रूड नहीं करने दे रहे, इन दैट केस इट विल बी ब्लू हाइड्रोजन. देन ग्रीन हाइड्रोजन इज समथिंग डिफरेंट वेयर यू यूज रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी इन द सेंस you use solar energy, wind energy. Through that you are producing hydrogen, that is green hydrogen. Then next case is turquoise hydrogen. Turquoise के केस में we are using methane pyrolysis process to generate hydrogen. तो इसका इसलिए कलर कोड अलग हो गया. Then brown hydrogen, in this case we are using normal your like coal based thermal power plant and various other things. तो that is your brown hydrogen. तो ये अलग अलग कैटेगरीज है. मे बी मैच द फॉलोइंग टाइप का प्री में क्वेश्चन आ जाए. इन एडिशन टू दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन. तो हेवी जो ट्रांसपोर्ट है उसमें इसका इस्तेमाल रहता है. इन एडिशन टू दिस स्टील, फर्टिलाइजर और रिफाइनरी इंडस्ट्रीज में भी इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है. दीज आर सम ऑफ द एरियाज वेयर यू फाइंड इट रिलेवेंट. नाउ व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट
ग्रीन हाइड्रोजन एंड व्हाट आर द कंसर्न्स? तो अभी एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश हुई। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि गवर्नमेंट ने जो टारगेट लिया था बाय 2030 वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन, उस टारगेट को गवर्नमेंट अचीव नहीं कर पाएगी। ओनली 10% टारगेट को ही हम अचीव कर पाएंगे, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल और मार्केट बैरियर आज के डेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ अस? राइट नाउ द फर्स्ट चैलेंज इज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इफ यू टॉक अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी इटसेल्फ, इसको कहीं ना कहीं अचीव करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को यू नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब इस पे इंटरेस्ट भी लगेगा, प्लस आप ये भी समझे कि सिलिकॉन वगैरह और ये जितने भी आपके सेमीकंडक्टर्स इसमें यूज हो रहे हैं, इन सब की प्रोक्योरमेंट भी की जाएगी एंड इन्हें क्रिएट भी किया जाएगा। तो इन सब में बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाती है, एंड जिसकी वजह से, और इवन लैंड प्रोक्योरमेंट भी एक आपका पार्ट है, तो इन सब की वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी की जितनी हो रही है उसके मुकाबले में कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है। अब अगर आप इसी तरह की चीजों को यानी रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन को जनरेट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन की कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी की कॉस्ट हेवीली इन्फ्लुएंस कर रही है हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को। मोर ओवर, इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइजर्स कॉस्ट, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइजर्स वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना, एंड इंपोर्ट जब कर रहे हैं तो इंपोर्ट के वजह से जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। तो वहां पर भी फाइनेंशियल वायबिलिटी का एक इश्यू रहता है। एंड इन एडिशन टू दिस, मार्केट में देयर इज अ डेडलॉक इन द सेंस, राइट नाउ ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्टिंग $5 से $6 के बीच में कहीं, एंड ये इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है जिस प्राइस पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई थोड़ा सा अपने लिए इशू यहां पर भी जनरेट होता है कि भाई मार्केट में अभी ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड नहीं है तो कॉस्ट नहीं है, और वो कॉस्ट का इंपैक्ट भी यहां पर पड़ता है। देन लास्ट में अगर हम देखें तो वैसे तो ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो इस कॉस्ट को कहीं ना कहीं बेयर करना हर एक के बस की बात भी नहीं है, हर कंट्री के। अब इसमें सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो पॉसिबल सोल्यूशन है, सबसे पहले तो आप एक पॉलिसी फ्रेमवर्क लेके आओ जहां पर हाइड्रोजन परचेज एग्रीमेंट कीजिए, एंड आप पार्शली लोन गारंटी इंश्योर कीजिए, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा इसके प्रोडक्शन की तरफ मूव करेंगे। मींस लेट्स से स्टील इंडस्ट्री है, अब आप उनके साथ एग्रीमेंट कीजिए कि यू हैव टू प्रोक्योर एटलीस्ट 5%, 10% ऑफ योर एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन। तो आप इस तरह से इस चीज को बूस्ट कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस, आपको इनोवेटिव फाइनेंशियल मॉडल्स को डेवलप करना होगा। फर्स्ट थिंग जहां पर आप फोकस करेंगे कि भाई आप ब्लेंड कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आप प्रमोट कीजिए। आप कंबाइन लाइक पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एक साथ लाके आप इंश्योर कीजिए कि सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर इसका बर्डन ना है, प्राइवेट सेक्टर भी अपना इक्वली रोल यहां पर प्ले करे। देन इन एडिशन टू दिस, आप इक्विपमेंट्स को लीज पे दे सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइजर बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर करे और उसे लीज पे दे दे, तो वो भी एक पोटेंशियल सोल्यूशन है आपका। अब यहां पर आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, जहां पर आप स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन को डेवलप कीजिए, एंड इसमें आप एक डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ या बाकी कंट्रीज के साथ जैसे चाइना के साथ आप इंश्योर कर सकते हैं कि भी इंडिया भी इससे बेनिफिट हो। जैसे फॉर एग्जांपल चाहे फाइनेंसिस की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, वो कोलैबोरेशन से आपको उसमें ईज मिलेगा, एंड वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। नाउ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात की जाए, जिसमें हमने कमिट किया था कि वी विल बी समवेयर प्रोड्यूसिंग अराउंड 5 मिलियन मेट्रिक टन अराउंड हम ग्रीन हाइड्रोजन को जनरेट करेंगे। अब हमने ये कमिट किया था और इसके लिए 19,000 करोड़ के आसपास का फंड यूटिलाइज करने की बात की थी। अब इसमें हम इंसेंटिव देंगे प्रोडक्शन के लिए, एंड पायलट प्रोजेक्ट्स को हम स्टार्ट करने वाले थे उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे एरियाज में। अब इसमें इन एडिशन टू दिस हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उतना ही ज्यादा यहां पर आपको हम आप ये कह सकते हैं कि पे बैक देंगे, तो वो मैकेनिज्म भी था। साथ के साथ एनर्जी
इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करने के ऊपर भी हमारा फोकस था कि भाई सोलर विंड एनर्जी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लोकल प्रोडक्शन हो, लाइक लोकल प्रोडक्शन होगी तो वहीं की वहीं आप इसे हाइड्रोजन मेकिंग में यूज कर लेंगे, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो रिन्यूएबल एनर्जी की इंडिया में भरमार है एंड इसी वजह से हम चाहते थे कि भी रिन्यूएबल एनर्जी से हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे तो इससे ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो सकती है, आपकी मिनिमम हो सकती है। विद दैट ऑब्जेक्टिव वी स्टार्टेड दिस, बट अभी इसमें थोड़ा स्लो पेस देखने को मिल रहा है, वो एक हमारे लिए कंसर्न है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। श्रीलंका के प्रेसिडेंट अभी इंडिया के विजिट पे आए, तो सबसे पहले हम थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। देखिए, हिस्टोरिकल टाइज की बात करें तो रिलीजन हमें आपस में कनेक्ट करता है, बुद्धिज्म की वजह से हम आपस में कनेक्टेड हैं एंड इवन हम एंशिएंट टाइम से एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट, हम दोनों के बीच में एक लिंकिंग पिन है, जहां पर आप ये मान के चलो कि हिस्टोरिकली जो इंडेंचर्ड लेबर्स थे उनको श्रीलंका लेके ही आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गई थी। तो उससे भी मतलब पीपल टू पीपल अगर आप देखें तो इंडियन डायस्पोरा वहां पर कैसे पहुंचा, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स की वजह से पहुंचा स्टार्टिंग में। मतलब वैसे उससे पहले भी कुछ थोड़ा बहुत डायस्पोरा होगा हमारा, बट एक मेजर थ्रस्ट ब्रिटिशर्स के टाइम पे देखने को मिला था आपको। तो यहां पर हम हिस्टोरिकली एक दूसरे से एक स्ट्रॉन्ग टाई शेयर करते हैं कल्चर और हिस्ट्री के बेसिस पे। इन एडिशन टू दिस, श्रीलंका हमारी ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में आता है एंड बहुत ज्यादा क्लोज है, हमारा मरीन टाइम नेबर है। तो यहां पर आप ये मान के चलें कि इसके साथ हमारे रिलेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व करें एंड कुछ कंसर्न्स भी आपके जनरेट होते हैं। जैसे श्रीलंका के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 1998 से। हम श्रीलंका के टॉप इन्वेस्टर्स हैं, लगभग $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी है एंड हमारी एक साइजेबल पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन के जो तमिल डिसेंट्स हैं उनकी श्रीलंका के जाफना नॉर्दर्न पार्ट में एग्जिस्ट करती है। अब ये तो बात हुई कि भाई क्या आपके हिस्टोरिकल कनेक्ट हैं, कैसे हमारे रिलेशन पास्ट में रहे, बट रीसेंट कुछ डेवलपमेंट आपको देखने को मिली है। जैसे पहला चीज, फ्रिक्वेंटली चाइनीज रिसर्च वेसल्स श्रीलंका के पोर्ट्स पे आ रहे थे। तो हमारा एक कंसर्न था कि भाई हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है क्योंकि श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। तो यहां पर श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने इंश्योर किया दैट ही विल नॉट अलाउ एनी एक्टिविटीज जो इंडिया के अगेंस्ट उनकी टेरिटरी में हो, पहली चीज। फिर इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम आपको कुछ इकोनॉमिक सपोर्ट देते हैं, हमने पहले आपको कुछ लोन दे रखे थे, हम उनको अब ग्रांट्स में चेंज कर देते हैं एंड इवन जो आपका पोर्ट का प्रोजेक्ट है उसमें भी हम आपको ग्रांट अश्योर कर रहे हैं। तो मींस वी आर मूविंग टुवर्ड्स मोर लाइक कि बड़े भाई की जो छवि होती है ना कि आप पैसा देके भूल जाते हैं, तो वो चीज यहां पर हम इंश्योर कर रहे हैं। अब एनर्जी सेक्टर में भी हम आपस में कोऑपरेट करें, जैसे एलएनजी सप्लाई को लेके, आपस में पावर ग्रिड्स को कनेक्ट करने को लेके एंड इवन मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन जो यूएई के साथ मिलकर हम यहां पर डेवलप करना चाहते हैं। तो इन सब के लिए हम एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो श्रीलंका है, इसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि श्रीलंका में बहुत तगड़ा पोटेंशियल है विंड फार्म्स का, तो उसको हम प्लान कर रहे हैं पार्क स्ट्रेट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकें एंड रीजनल सिक्योरिटी के लिए भी हम एक दूसरे के साथ वर्क करेंगे, ऐसा यहां पर डिस्कस हुआ। अब दीज आर द रीसेंट डेवलपमेंट। नाउ व्हाट आर द की इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स हैं हम दोनों के बीच में। देखो, 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम चाइना को लेके है, बिकॉज रिसेंटली अगर आप देखें ऑलमोस्ट इन इंटायर नेबरहुड द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इज इंक्रीजिंग एंड दैट्स व्हाई चाइना हमारे लिए एक बड़ा कंसर्न बन गया है। देन ethical concern, because the treatment of local people, Tamil population, is not according to the constitution of Sri Lanka. और इवन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी अगर आप देखते हैं तो वहां पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को भी कहीं ना कहीं कई बार वायलेट किया जाता है। तो हम अक्सर कहते हैं कि आप अपनी 13th अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट करो। फॉर दैट हम यहां पर तमिल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, तो वो भी एक कंसर्न है। थर्ड कंसर्न, कत्तचीवू आइलैंड हो या आसपास के फिशिंग आइलैंड्स हो, वहां पर जब हमारे भारतीय मूल के फिशरमैन जाते हैं तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दे गॉट अरेस्टेड
एंड दे आर नॉट ट्रीटेड वेल। तो यहां पर उनके साथ ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट के बारे में बात की गई है एंड इस इशू को भी रिजॉल्व करने की बात की गई है। श्रीलंका ने इसमें एक इशू उठाया है, दैट इज बॉटम ट्रॉलिंग का इशू, जहां पर पूरा हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म में इससे ना केवल श्रीलंका की हेल्थ के क्राइसिस यानी माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है, बट इन एडिशन टू दिस लाइवलीहुड के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा अगर फिशिंग जो फिशेस की नंबर्स हैं वो यहां पर रिड्यूस होंगे। तो ये तीन मेजर इश्यूज हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अब यहां पर अभी अपने सामने क्या रिस्पॉन्ड रहा है अपना, तो हमने $4 बिलियन की असिस्टेंस इन्हें दी थी 2022 के इनके इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद। अब इसमें फाइनेंशियल एड एनर्जी, मेडिकल और फूड सिक्योरिटी सेक्टर में हमने प्रोवाइड किया था एंड वी आर मोर फोकसिंग अपॉन, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि एलएनजीज और यूएई के साथ मिलके मल्टी एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर हमारा फोकस है, विंड एनर्जी के ऊपर फोकस है। तो एनर्जी बेसिकली हमारा एक प्राइम एरिया ऑफ कॉपरेशन है। इन एडिशन टू दिस वी आर ऑल्सो फोकसिंग अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहां पर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर हमारा फोकस है कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को और ज्यादा एक्सपैंड किया जाए, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों को भी इसमें डाला जाए एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको कहा उसको बेटर बिल्ड कर सके। वैसे श्रीलंका के साथ हमारे मिलिट्री रिलेशंस काफी अच्छे हैं। एक मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज हम आपस में कंडक्ट करते हैं, दैट इज श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, दैट इज सिलिनिक्स करके इसका नाम दिया गया, ताकि इंडियन ओशन में हम कोलैबोरेटिवली वर्क कर सकें। अब कल्चरल फ्रंट पे अगर हम बात करें तो हम बुद्धिज्म से रिलेटेड टूरिज्म प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं, हम शेयर्ड हेरिटेज को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं और इवन डेवलपमेंटल असिस्टेंस भी इन्हें प्रोवाइड करते हैं हाउसिंग, हेल्थ केयर को लेके, खासकर जाफना वाले एरिया में जहां पर तमिल कहीं ना कहीं ज्यादा डोमिनेट करते हैं आपके। अगर देखा जाए तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से पीपल सेंट्रिक पॉलिसी के ऊपर हमारा फोकस है, जहां पर तमिल इशू को हम इजीली रिजॉल्व कर सकें। इकोनॉमिक रिफॉर्म में हम इनको हेल्प कर रहे हैं, जहां पर हम प्रमोट कर सकें रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, कनेक्टिविटी में, सो दैट आपस में जो रिलेशंस है उनको और ज्यादा मजबूत किया जा सके। इवन इन एडिशन टू दिस वी आर फोकसिंग अपॉन मरीन टाइम सिक्योरिटी एंड रीजनल कनेक्टिविटीज, ताकि आपस में जब तक आप एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके आपस में कनेक्ट नहीं होंगे तब तक ये डिस्पैरिटीज आपको रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मेजरली, अगर आप देखें तो श्रीलंका के साथ हमारा लगभग बायलैटरल जो ट्रेड है वो $6 बिलियन का है एंड जो जियोलॉजिकली अगर हम बात करें, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये जियोपॉलिटिकल इशू के अकॉर्डिंगली बात करें तो ये बहुत एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशन में, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज अबाउट ला नीना। सो व्हाट इज ला नीना और व्हाट इज अलिनो? लेट्स try to differentiate between the two. You might have seen this area frequently. Actual में यहां पर एक कोल्ड करंट आता है, हम्बोल्ड करंट, जिसे आप पेरू करंट भी कहते हैं, पेरुवियन करंट के नाम से भी जानते हैं। दिस इज अ कोल्ड करंट एंड इसके अपोजिट ऑस्ट्रेलिया में आता है वार्म करंट। यूजुअली यहां पर अपवेलिंग होती है, यहां पर डाउनवेलिंग होती है, बिकॉज वाटर की जो मूवमेंट है वो आपकी साउथ अमेरिका से चलती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। अब क्योंकि इनकमिंग वाटर है एंड वार्म वाटर है तो ये मॉइस्चर लेके आता है और इस एरिया में होती है बारिश। अब क्योंकि यहां पर कोल्ड वाटर है, ड्राई कंडीशन है, तो यहां पर आपके ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं और दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट, दैट इज आटाकामा डेजर्ट, वो यहीं पर ही लोकेटेड है, बिकॉज ऑफ पेरुवियन करंट ये फॉर्म होता है। अब यहां पर आपकी अलिनो और लानीना क्या है? तो देखिए, ला नीना आपका वो फेज है जब ये कोल्ड करंट और ज्यादा इंटेंसिफाई होकर और ज्यादा कोल्ड हो जाए, जिससे इस साइड और ज्यादा वार्म करंट आता है एंड इससे इस एरिया में रेनफॉल इंक्रीज होती है। अब ला नीना के बाद अलिनो क्या है? अलिनो रिवर्सल हो गया इस चीज का पूरा, जहां पर यहां वार्म करंट आ गया और इस साइड रेनफॉल आ गई एंड इस साइड कोल्ड करंट आने की वजह से ड्रॉट आ गया। तो मींस अलिनो जो है वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट लेके आता है, ला नीना बहुत ज्यादा बारिश लेके आता है।
अब इससे ही कनेक्टेड है इंडियन मॉनसून सिस्टम भी, क्योंकि इंडियन मॉनसून सिस्टम की अगर बात की जाए तो वहां पर लानीना आने से और ज्यादा आपकी रेनफॉल इंक्रीज होती है, एंड अगर आप देखें अलीनो आने से इंडिया में ड्रॉट्स आते हैं। तो अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक बात कही कि भाई देखो, लेट 2024 में और 25 के अर्ली फेज में हमें लानीना डेवलप होता हुआ दिख रहा है, जिससे की वजह से इंडिया में विंटर और ज्यादा ठंडी होंगी एंड इवन मॉनसून में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। अब ये तो इंडिया पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी बात हुई। अगर वर्ल्ड ओवर हम बात करें तो क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, तो कहते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव लानीना ईयर्स देखने को मिले, जिसे ट्रिपल डिप कहा जाता है। यहां पे ये 2020 से लेके 22 तक आपको देखने को मिला एंड इससे बेनिफिट ये होता है लानीना आने से कि इंडिया में अबव एवरेज और नॉर्मल आपकी रेनफॉल होती है और विंटर में टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहता है। अफ्रीका में इससे ड्रॉट आते हैं, अटलांटिक ओशन में हुरिकेन्स इंक्रीज करते हैं, खासकर कैरेबियन आइलैंड्स के आसपास, एंड साउथ यूएसए में मतलब अगर बात की जाए तो रेनफॉल आपकी इंक्रीज होती है और ऑस्ट्रेलिया में फ्लडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब लानीना और इंडिया के विंटर को रिलेट करें तो इस बार ठंड पिछले सालों के मुकाबले काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो एक्चुअल में जो विंटर है वो आपकी और ज्यादा ठंडी हो जाती है लानीना की वजह से, वेयर एज डे टाइम टेम्परेचर जो है रिलेटिवली हाई रहता है एंड इसकी वजह से दिन में आपको बहुत ज्यादा गर्मी और रात को बहुत ज्यादा ठंड देखने को मिल रहा है रिसेंट टाइम में। इन एडिशन टू दिस जो विंड स्पीड है वो आपकी इंक्रीज होती है लानीना के टाइम पे, जिसकी वजह से पोल्यूटेंट्स को भी साथ में लेके जाती है। तो एयर क्वालिटी कुछ एरियाज में आपकी इंक्रीज करती है। बट इन एडिशन टू दिस देयर इज अनदर प्रॉब्लम कि कई बार अब जैसे किसी एरिया में बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो विंड स्टेगनेंट हो जाती है, तो कई बार ये एम्पलीफाई भी कर सकती है आपके पोल्यूटेंट की प्रॉब्लम को, मतलब पोल्यूशन को और ज्यादा इंक्रीज कर सकती है। तो फिलहाल जो ग्लोबल सी टेम्परेचर है इससे वो चेंज होता है, लैंड टेम्परेचर चेंज होता है, तो इससे क्लाइमेट चेंज के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। क्लाइमेट चेंज और ज्यादा तेज होता है एंड इंटेंसिफाई होता है, और जितना क्लाइमेट चेंज आपका तेज होगा, इंटेंसिफाई होगा, उससे उतना ही ज्यादा अलीनो और लानीना भी देखने को मिलेगा। मतलब एक तरह से आप ये मान के चलो कि दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे। तो यहां पर ये पूरा आपका अलीनो और लानीना का इंपैक्ट मैंने आपको समझाया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूएन टॉक ऑन ड्रॉट डील, सऊदी फेल्स टू प्रोड्यूस पैक्ट। अब देखो 1994 में 1994 क्या 1992 में आपकी रियो अर्थ समिट आती है। इस रियो अर्थ समिट से 1994 में आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन निकल के आता है, UNCCD। अब इसमें हमारा फोकस है कि हम कैसे डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट की प्रॉब्लम को सॉल्व करें अक्रॉस द ग्लोब। अब इस बार ड्रॉट के ऊपर हम एक पैक्ट लेके आने वाले थे, बट अफ्रीकन कंट्रीज कहती हैं कि भाई ये लीगली बाइंडिंग होना चाहिए, जबकि डेवलप कंट्री इसके लिए तैयार नहीं है। तो यहां पर आप ये मान के चलो इसी प्रॉब्लम की वजह से अब 2026 में जब मंगोलिया में ये डिस्कशन होगी तब इस चीज के ऊपर कोई कंक्रीट डिसीजन लिया जाएगा। तो जो इंडिजिनस ग्रुप थे अफ्रीका के वो बाइंडिंग प्रोटोकॉल मांग रहे थे, डेवलप कंट्री कह रहे थे कि नहीं, बाइंडिंग थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, हम वैसे ही रखेंगे इसे एक फ्रेमवर्क के तौर पे। अब वैसे तो एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस आपको देखने को मिली है, जहां पर एक ड्रॉट रेजिम को हम फाइनलाइज कर पाएंगे COP 17 में, जो कि 2026 में होगा। एंड यहां पर अप्रोक्सीमेटली $12 बिलियन की नेशनल और रीजनल इंस्टीट्यूशन को हेल्प देने की बात हुई है, जो कि ड्रॉट रेजिलियंस के ऊपर फोकस करेंगे। अब रियाद ग्लोबल ड्रॉट रेजिलियंस पार्टनरशिप को बिल्ड करने की कोशिश की गई है, जहां पर पब्लिक प्राइवेट फंडिंग के ऊपर हम फोकस करेंगे एंड ये पैसा प्रोवाइड किया जाएगा वनरेबल नेशंस को। दैट इज देयर। अब ये सारी डिस्कशन हो क्यों रही है? एक्चुअल में वर्ल्ड में आने वाले 2050 तक 75% एरिया डेजर्टिफिकेशन के इंपैक्ट कहीं ना कहीं झेल रहा होगा, मतलब दे विल बी फेसिंग ड्रॉट लाइक सिचुएशन एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी अराउंड $300 बिलियन लॉस एवरी ईयर।
एनुअली बेसिस पे देयर विल बी 300 बिलियन लॉसेस। सो अफ्रीकन कंट्री का कंसर्न ये है कि हमारी फूड सिक्योरिटी तो जेपरडाइज होगी एंड मोर ओवर वाटर अवेलेबिलिटी एंड हेल्थ के कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। तो वी शुड हैव अ बाइंडिंग प्रोटोकॉल बिकॉज most of the developed countries, they are not dependent upon agriculture, but we as a developing country, we depend upon agriculture, and somewhere we are not having that kind of infrastructure. So because of this, we want a binding targets or binding like आप framework की बात कर रहे हैं, then we need to restore the areas which are degraded. तो almost 1.5 बिलियन हेक्टेयर एरिया को वापस से रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए अप्रोक्सीमेटली 2-3 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी यहां पे। अब यहां पर अगर बात की जाए तो इंडिजिनस ग्रुप कहते हैं कि भाई हमें प्रॉपर एक मॉनिटरिंग और प्लानिंग की जरूरत है ताकि हम इस पूरे प्रोटोकॉल को ठीक से इंप्लीमेंट कर सकें। विद दिस वी आर होपिंग कि अगले मंगोलिया वाले में कुछ कंक्रीट एक्शन निकल सके। तो अभी बजटरी एलोकेशन आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी सस्टेनेबल सॉइल के ऊपर, लैंड मैनेजमेंट के ऊपर। आपको ड्रॉट रेजिलियंस प्लान को क्रिएट करना पड़ेगा नेशनल लेवल्स पे एंड रीजनल लेवल्स पे, एंड यू हैव टू सपोर्ट दी फार्मर्स, चाहे आप रिसर्च फ्रंट पे बात करें, टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बात करें, सो दैट हम इफेक्टिवली इस प्रॉब्लम को मिटिगेट कर सकें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू रिलीजन एंड रिजर्वेशन। सो देखो रिसेंटली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को एग्जामिन कर रही है कि क्या शेड्यूल कास्ट का स्टेटस यानी दलित स्टेटस हम प्रोवाइड कर सकते हैं मिनॉरिटी ग्रुप्स को भी। अब देखो रिलीजियस मिनॉरिटी में अगर आप बुद्धिस्ट की बात करें, आप सिख की बात करें, इन दोनों में हम मिनॉरिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो उस समय तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ ये हिंदूज को प्रोवाइड किया गया था। बट आज़ादी के बाद सबसे पहले सिखों को और फिर बुद्धिस्ट में भी हमने शेड्यूल कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर बाकी धर्मों में क्यों नहीं। देखो वैसे तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सीधा सीधा कहता है कि स्टेट रिजर्वेशन दे सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस को जिनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना देखने को मिल रहा पब्लिक सर्विसेज में। अब इसमें डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बेस पे नहीं कर सकते आप, तो मतलब देना तो चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में देयर इज नो सेक्ट डिवीजन, मतलब वहां पर आप एक यूनिफाइड इस्लाम में कहीं इस्लाम में ये कहा जाता है कि भाई कोई भी जातियां नहीं होती। तो जब जातियां नहीं हैं तो शेड्यूल कास्ट किसको कहेंगे आप। तो रिलीजन अलोन कैन नॉट बी द रीजन बिकॉज ऑफ विच वी कैन ग्रांट सम स्पेशल स्टेटस टू देम। भाई सिर्फ रिलीजन के बेस पे नहीं कर सकते ना, आपके यहां पर कास्ट नहीं है तो कास्ट नहीं है तो हम रिजर्वेशन कैसे दें, तो ऐसा पहला माना जा रहा था। तो इस पे इंदिरा साहनी जजमेंट के टाइम पे भी ये कहा गया कि भाई ये जो रिलीजन है वो इकलौता ऐसा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए जिसके बेसिस पे किसी को रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाए। एंड इवन सौसाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी क्रिश्चियनिटी को लेके ये कहा गया था कि भाई वो एससी स्टेटस के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने जैसे ही धर्म चेंज किया तो कहते कि भाई हमारे पास कोई सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है जिससे हम ये कह सके कि वो सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। अब रंगनाथन नाथ जो मिश्रा कमीशन था 2007 का, इन्होंने कहा था कि भाई जो कन्वर्टेड दलित्स है इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, ये आज भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को देख रहे हैं, तो आप इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करो, बट इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंजेस क्या है, क्योंकि वेरियस ओकेजन पे इस चीज को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में खंगाला गया है। तो कहते हैं कि देखो रिलीजन और ओबीसी कोटा को अगर आप देखते हैं तो स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु ये प्रोवाइड करते हैं रिजर्वेशन मुस्लिम्स को ओबीसी कैटेगरी में। 2005 में आंध्र प्रदेश ने अटेम्प्ट की थी बट हाई कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये कहते हैं कि भाई जो भी रिजर्वेशन है वो प्रेसिडेंट आपके इंश्योर कर सकते हैं, किसको नाम ऐड करना है, किस कास्ट का किसका नहीं, वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रेसिडेंट को कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो ये नोटिफाई करते हैं कौन सी कास्ट शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में आएगी।
अब आर्टिकल 341 इनको ये एम्पावर करता है, बट इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत होती है। तो कहते हैं अभी इशू क्या है हमारे सामने, तो कहते हैं कि भी देखो, चाहे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, आज भी वो कंटिन्यू है, चाहे पर्सन इस्लाम या क्रिश्चियनिटी किसी में भी कन्वर्ट हुआ। तो कहते हैं हमें कुछ ऐसे क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करना होगा जिससे सोशो और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस उनकी ट्रैक कर सके, एंड उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं हमें रिजर्वेशन के ऊपर इनकी फोकस कर सकते हैं हम। तो रिलीजन अलोन कैन नॉट बी द रीजन, but we have to provide a sufficient data that they are facing discrimination because of their caste and they are not having that socio-economic condition। ये सोशो कंडीशन इन द सेंस कि भाई इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद भी वहां पर भी उनके साथ ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो उस बेसिस पे यहां पर आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। आइए अब आज के आखिरी आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, दैट इज नोन एज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। अब जो भी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं जैसे सर्विस, गुड्स, वो सब इसमें आते हैं। अब 25 मंथ्स के लो पे हम पहुंच गए और इसके पीछे मेजर रीजन है क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस डिप करें तो 49% इसमें डिक्लाइन रहा है। बाकी सभी गुड्स एंड सर्विसेज में आपको रेजिलियंस देखने को मिलेगी। अब इस टाइम में आपका जो एक्सपोर्ट है वो डिप किया है 4% के आसपास, बट आपका इंपोर्ट जो है सेम टाइम पे 27% से इंक्रीज किया है। मींस व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस। तो ट्रेड डेफिसिट आज के टाइम पे ऑल टाइम हाई $37.84 बिलियन पे पहुंच गया। तो कहते हैं इसमें क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है। कहते हैं पॉजिटिव सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप गोल्ड के इंपोर्ट को देखें तो गोल्ड का इंपोर्ट फेस्टिवल सीजन पे पीक पे था एंड वेडिंग सीजन की वजह से डिमांड में, तो गोल्ड का इंपोर्ट अभी बढ़ रहा है। थोड़ा नेगेटिव है बट चलो गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ रहा है, ये बात पहली। दूसरी बात यहां पर यह कही जाती है कि भाई इंडिया के पास पेइंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तभी तो इतनी डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो कहते हैं इंपोर्ट बिल्स मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ काफी ठीक चल रही है एंड हम ग्लोबल इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली थोड़े बेटर ग्रो कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो $37 बिलियन की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि अक्टूबर मंथ ऑल टाइम हाई था, उससे भी हाई पहुंच गया। तो मतलब सर्विस सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें तो वहां पर भी आपको ग्रोथ काफी ठीक ठाक देखने को मिल रही है एंड वी विल बी एबल टू अचीव $800 बिलियन का टारगेट जो हमने 2024-25 के लिए रखा था। हाँ, कंसर्न है पेट्रोलियम को लेके, बट पेट्रोलियम के प्राइसेस डिक्लाइन करें, वो स्टेबलाइज हो जाएंगे तो ऑलरेडी वो चीज प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये सीजनल डिमांड है गोल्ड की, क्योंकि अभी आपको पता होगा 50 लाख से ज्यादा शादियां हैं इस अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर, तो इस वजह से वो डिमांड इंक्रीज हुई है। जैसे ही वो सीजन खत्म होगा तो डिमांड आपकी नॉर्मलाइज हो जाएगी, प्राइसेस वो भी रिवाइज हो जाएंगे। अब यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कितना एक कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है और कितना एक कंट्री इंपोर्ट कर रही है, इन दोनों के डिफरेंस को, इन दोनों के स्टेटमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को आप बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इसमें दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट गुड्स, सर्विसेज, इनकम ट्रांसफर, इन सबको इंक्लूड करता है, वेयर एज कैपिटल अकाउंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इवन लोन्स एंड आपकी कैपिटल फ्लो को काउंट करता है। तो डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट, जब आपका इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, दैट इज ट्रेड डेफिसिट। तो आई होप आपको ये सारा आर्टिकल समझ में आया हो। देखो, कैपिटल अकाउंट वैसे आप 3 हिस्सों में जो डिवाइड करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट आगे फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। इन्वेस्टमेंट जैसे FDI और FII की फॉर्म में आपकी डिवाइडेड होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जहां पर कैपिटल और टेक्नोलॉजी दोनों आती हैं। FII यहाँ पर सिर्फ कैपिटल आती है। लोन्स भी आपके फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो कि प्राइवेट सेक्टर करता है, एक सॉवरन लोन्स होते हैं जो आपकी गवर्नमेंट लेती है। और कैपिटल फ्लो में जैसे मान लीजिए कोई NRI इंडिया में FD यानी फिक्स डिपॉजिट खोल ले, वो आ जाती है। गुड्स को जनरली करंट अकाउंट में हम विजिबल पार्ट में काउंट करते हैं, बाकी सभी आपके इनविजिबल पार्ट में आते हैं, सर्विस इनविजिबल पार्ट। अब इसके अलावा इनकम क्या होता है, जैसे फैक्टर इनकम क्या होते हैं,
मान लीजिए जैसे आप जगुआर का एग्जांपल लीजिए, यूके में बट ओन टाटा कर रही है, तो टाटा के पास उसका कुछ डिविडेंड वगैरह आया या कुछ भी उससे पैसा आया तो वो आ जाएगा, रॉयल्टी इनकम्स वगैरह वो सब इसमें आ जाएगी। ट्रांसफर पेमेंट में जैसे डोनेशन हो गया, ग्रांट्स हो गए या रेमिटेंसेज हो गए, वो आ जाती हैं। तो एक बेसिक आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि क्या क्या इसमें होता है। अब देखिए, जाने से पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमेशा आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस साल 4 मेजर आपके इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस हुए हैं, उनके कॉप्स हुए, एंड जिसकी वजह से इन 4 कन्वेंशंस में से किसी एक या दो के ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। अब ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने के लिए बिफोर एग्जाम, अगर आप 2025 की एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो यू नीड आवर हेल्प। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, हमारे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, एंड ये क्रैश कोर्स में अगर आप डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं मेरे क्यूआर मतलब मेरे कूपन कोड को, दैट इज VSHMA। विवेक शर्मा मेरा नाम है, VSHMA। तो इस कोड को यूज करके आप क्रैश कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, एंड बहुत जल्दी आपको अगली वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड शब्बा खैर।